उसी समय पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ गई थी। बहुत डिप्रेशन होता था, बहुत रोना आता था, खाना नहीं खाया जाता था, वेट कम हो गया था। सारी उम्मीदें टूट गई थी हमारी। फिर रहने को जगह नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, कहाँ जाऊँ? Welcome to the Thastu family. So, today we have a very honorable and very young, bright, beautiful lady officer with us. She got selected this year, and very welcome and very congratulations, Taskeen. थैंक यू मैम। So, tell me, the moment the selection was announced, so what were your feelings? क्या आपको महसूस हो रहा था उस वक्त पे? मैम जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो कुछ दिन पहले से ही मुझे बिल्कुल भूख-वूख लगनी सब बंद हो गई थी। तो जब रिज़ल्ट पहली बार देखा तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि सच में ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लिया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम अपने आस-पास देखते हैं। पर फिर जब धीरे-धीरे कॉल्स वग़ैरह आने स्टार्ट हुए और जब घर पे बताया, फिर जब एक उनको सैटिस्फैक्शन हुआ घरवालों को, तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा यकीन हुआ कि चलो हाँ, अब हो गया है। मुझे ना आप अपनी सबसे पहले ना शुरुआत की जर्नी बताओ कि कैसे कैसे आपकी इनिशियल लाइफ रही, फिर कैसे आपका ये आपने इस एग्जाम की दुनिया में कदम कैसे रखा? मैम ये स्टोरी थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो अपने स्कूल के टाइम तक ही मैं काफ़ी ज़्यादा लोनली टाइप की बच्ची थी थोड़ी, कोई ज़्यादा बात-वात मुझसे करता नहीं था। और उसके बाद जब मैं अपने कॉलेज में आई, तो तब ये कहानी शुरू होती है। तो मैं एनएसएस और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इन सब चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। साथ में मैं कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलती थी। तो उन्हीं सब में बहुत सारे कैंप्स वगैरह लगाए जाते थे, तो हमें जगह-जगह ले जाया जाता था। तो वो एक शायद मेरा पहला मोमेंट था जब मुझे दुनिया की रियलिटी पता लग रही थी व्हेन आई वाज़ कमिंग आउट ऑफ माय हाउस, क्योंकि उससे पहले स्कूल से घर, घर से स्कूल और मम्मी-पापा ने कभी बाहर ही नहीं जाने दिया। और उसके बाद हम लोगों ने एक स्ट्रीट प्ले ग्रुप बनाया विश्वास के नाम से, और हम लोग अलग-अलग जगह जाके स्ट्रीट प्लेस करते थे। लेकिन वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि जनरली उन्हें लोग एंटरटेनमेंट की तरह ही लेते हैं। मैसेज भूल जाते हैं जी। और वो सिर्फ उसको एक एज अ थिएटर की तरह देखने लगते हैं। जी, जी, जी। और फिर वहीं से वो एक्टिंग स्किल्स भी डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, तो थिएटर भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर शौक आ गया कि एक्टिंग करनी चाहिए और मॉडलिंग में जाना चाहिए। कुछ हम लोगों के आस-पास पेजेंट्स भी होते रहते थे, काफ़ी सारे कॉलेज के आस-पास भी होते थे, तो वहाँ पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसी दौरान हमारी एक भारतीय मिस वर्ल्ड भी बनी थी, तो फिर और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया कि चलो अब तो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, 7-7 इंच पे वॉक करना पड़ता था, वॉक पे काम किया, पर्सनैलिटी पे काम किया, बोलने पे काम किया। पर जिस दिन ऑडिशन था, उस दिन ऑडिशन ही नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाइट थोड़ी कम है आपकी। तो हाँ, हाँ। तो जब ये हो गया तो उसी साल फिर मेरे पिताजी का रिटायरमेंट भी हो गया था। तो घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे कंधे पर आ गई थी, और क्योंकि पापा की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपने 8 बहन-भाइयों का भी ख़्याल रख सके और हमारा भी ख़्याल रख सके, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और फाइनली 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, बट नहीं क्वालीफ़ाई हो पाया क्योंकि प्रिपरेशन उतनी नहीं थी। और फिर ये जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रही और फाइनली इस साल क्वालीफ़ाई हुआ। सो तस्कीन, जब ये एग्जाम देने के बारे में सोचा तो डर नहीं लगा कि यूपीएससी जैसा इतना अनसर्टेन एग्जामिनेशन में देने जा रही हो और पता नहीं पास होगा नहीं होगा क्या होगा, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? मैम आगे पढ़ाई करने का तो नहीं सोचा था क्योंकि ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। तो डर तो हर चीज़ से लगता था। डर तो एक नॉर्मल कोई भी एग्ज़ाम में दूर से लगता था। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, पुलिस कांस्टेबल का, तो हर एग्ज़ाम जाने से पहले बहुत तैयारी करके जाती थी। तो यूपीएससी से भी डर लगता ही था, और शायद उसी डर के चक्कर में इतने अटेम्प्ट्स में हुआ भी नहीं। पर मैम यही है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा और आराम-आराम से चीज़ें की, तो अभी इस बार हो गया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मैम ये चौथा अटेम्प्ट था। 4 अटेम्प्ट्स, जी। बहुत हिम्मत रखी है आपने। जी मैम। और मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ ना शायद हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। जी। मतलब हमने जो तथास्तु पे स्टार्ट किया है वो स्टार्ट यही किया है कि इंसान जब आए तो ऐसा नहीं सिर्फ तैयारी करे, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ एक साथ में डिग्री लेके जाए। तो कभी ऐसा डर लगा कि जैसे आप आए थे तैयारी करने की, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, कि अब तो मेरे पास कुछ डिग्री भी नहीं है, तो इसके बाद क्या करूँगी? अ सोचा था?
मैम बहुत बार ऐसा होता था कि पापा बोलते थे कि कोई नौकरी कर लो या कुछ भी, बट बीएससी ग्रेजुएट को नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है इतने सालों के बाद। और अभी तो इंजीनियर्स को ही इतना वो हो जाता है, परेशानी होती है दोबारा जॉब लेने में। तो ऐसा ही लगता था कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने बोला एमबीए कर लो उसके बाद नौकरी लग जाती है। पर वही था कि एमबीए के लिए भी पैसे चाहिए। फिर ऐसा ही लगा कि शायद अब शायद नहीं हो पाएगा। तो वो रिकॉग्निशन मिलना मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एफर्ट्स को। लेकिन मुझे ना, आप इतना पढ़ रहे हो, कोई बत बोले तो सही, कोई हाथ में कागज तो हो कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया। जी मैम, वो बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं। आपको एक आगे पुश करने के लिए भी, आपको मोटिवेशन देने के लिए भी। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था तो अभी जो आखिरी वर्ष था मेरा, जब मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब थी और मैं मेंस लिख रही थी, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि शायद इतने वर्ष मैंने अपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए, कुछ भी ना करके। ना मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती हूँ, ना मैं कहीं पे जा सकती हूँ कि हाँ, मैं क्वालिफ़ाइड हूँ, आप मुझे रख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि हर कोई मेरी डिग्री ही देखेगा। तो वो एक रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। जी, जी। ज़रूरी चीज़ है। एक बात बताओ, 2 बड़ी ना एक्सट्रीम जर्नीज़ आपने क्रॉस करी। एक है फैशन इंडस्ट्री, जहाँ आप मतलब सोच रहे थे, जा रहे थे, फिर एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन एंड वन ऑफ द कोवेटेड जॉब्स ऑफ द कंट्री। तो मतलब सुंदर होने के साथ-साथ ब्रेन्स भी, ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो कैसे, मतलब कैसे ये स्विच जो हुआ एकदम से, उससे आपको परेशानी नहीं हुई? मतलब ऐसा नहीं हुआ कि, मतलब जनरली ऐसा कहते हैं कि जो फैशन में जाते हैं वो शायद उतना स्टूडियस नहीं होते। तो ऐसा करा कैसे किया आपने? मैम सुंदरता तो इंसान की सोच में होती है और मेरे पिताजी ने और माताजी ने हमेशा से मुझे यही सिखाया है। तो क्या होता है कि आपके बहुत सारे सपने होते हैं, पर जब आप एक्सटर्नल रियलिटीज़ को देखते हो तो कहीं न कहीं आपको अपना मोड़ बदलना होता है। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माँ-बाप ने जब हमारे लिए इतना सब कुछ किया है और हर कदम पे वो हमारे साथ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर हमें लग रहा है कि हम उनके लिए कभी भी कुछ कर सकते हैं या उनका सहारा बन सकते हैं और उसके लिए अगर हमें अपने सपनों को भी पीछे छोड़ना पड़ रहा है, तो मैम एक बार भी हमें नहीं सोचना चाहिए। तो यही चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। अरे वाह! आइडिया था। अच्छा, तो ये बताएँ कि बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर हो गई होंगी अभी जब आप के पास मैसेजेस आते होंगे या लोगों से बात होती होगी कि भई हम भी करेंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे, सिविल सर्विसेज़ बने में जाएँगे, तो उनको आप क्या सलाह देती हैं? मैम फ़िलहाल तो क्योंकि कुछ एनजीओज़ वग़ैरह मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जा सके ताकि वो पढ़ाई कर सकें क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फ़ील्ड में नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा मेरी किसी से कभी डायरेक्टली बात तो नहीं हो पाई है अभी तक, पर अगर मुझे एक मैसेज देना हो तो मैं यही कहूँगी कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा वेपन है हमारे हाथ में। और इस वेपन को हम बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे पहले खुद को बदलने के लिए, अपने परिवार की ज़िंदगी बदलने के लिए और एट अ ब्रॉडर लेवल कहीं न कहीं एक छोटा-सा चेंज लाने के लिए इस देश में। तो आप बिल्कुल एजुकेशन लीजिए और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आस-पास जो भी सोशली स्पिरिटेड लोग हैं, जो देख रहे हैं कि शायद कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है पढ़ाई या फिर किसी की वो किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं क्योंकि मेरी बहुत लोगों ने हेल्प की है मैम। तो अगर कोई ऐसा कर सकता है लोगों के लिए तो प्लीज़ वो चीज़ करें। करना चाहिए। और आप ये देखिए ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी व्यक्ति की ना जीवन में बस एक बार इस चीज़ में हेल्प कर दीजिए। एक बार वो बन गया तो सेल्फ सफिशिएंट हो ही जाएगा। जी, जी। फिर उसकी शायद कभी जीवन में मदद करने की ज़रूरत भी ना पड़े। एजुकेशन इज़ डेफिनिटली अ पावर यस मैम। and it's the tool of empowerment यस, that a person can have, and especially girls. यस मैम, ट्रू मैम बिकॉज़ लड़कियों पे सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस पूरी जर्नी के दौरान बहुत बार लगता था कि शादी रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लेते हैं, घरवालों की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पापा की हेल्थ ख़राब है, तो पापा हमेशा बोलते थे मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हारे रिश्ते ढूँढूँगा बाहर जाके, तो जो आ रहा है कर लो। पर फिर ये सिर्फ़ एजुकेशन ही थी और ये एग्ज़ाम ही था कि मैं अब अपने सेल्फ़ डिसिज़न्स जो हैं वो ले सकती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये यस मैम। कि कई बार हम लोग हताश होके या परेशानियों से डर के कई बार और मजबूरी में कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता शायद आप सेकेंड अटेम्प्ट में ले लेते तो आज ये नहीं, दिन नहीं देख पाते नहीं। हम लोग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड हैव दैट परस्यूट। यस मैम, यस मैम। और मैम बहुत ज़्यादा हिम्मत भी रखनी होती है।
क्योंकि लड़कियों को वो ना कहना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ना के पीछे उन्हें पता होता है कि कहीं न कहीं ये जो प्रथाएँ चली आ रही हैं हमारे देश में, भले ही अब काफ़ी कम हो गई है, मगर अभी भी है वो चीज़। तो ये प्रथा जो चली आ रही है, इसका एक बर्डन है हमारे परिवार के ऊपर और उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी है। फिर मेरी तो एक छोटी बहन भी है और उनकी कुछ मेरे पापा की अनमैरिड बहनें भी थी। तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी लगती थी, तो लगता था कि शायद ना एग्ज़ाम हो पाएगा, ना शादी हो पाएगी, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये मैम हिम्मत बहुत रखनी पड़ती बहुत है। हिम्मत रखनी पड़ती है। और मुझे लगता है ये जो शादी वाला जो प्रेशर है ना, यस मैम। इससे शायद सबसे ज़्यादा लड़कियों के सक्सेस पे असर पड़ता है। यस मैम। क्योंकि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है ही ऐसा कि 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं कई बार अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को समझते-समझते। लेकिन घर वालों को समझाना और रिश्तेदारों का क्या रहता था? मैम रिश्तेदारों का नहीं पता क्योंकि कभी हमारा इतना फ्रेंडली रहा नहीं है रिश्तेदारों के साथ, ना ही हमें कभी किसी ने कोई हेल्प की है। हम लोग अपने घर में रहते थे और ज़्यादातर रिश्तेदारों का आना-जाना था नहीं। हम लोग मेरठ भी इसीलिए आए थे कि रिश्तेदारों से मुलाकात होगी और पापा का ये था कि क्योंकि उनकी शादी काफ़ी लेट हुई और हम लोग काफ़ी छोटे थे उस हिसाब से, तो उनको लगता था कि लड़कियाँ हैं, रिश्तेदार देख लेंगे हमारे बाद। पर पापा बीमार हुए, इतनी तबीयत खराब हुई, बहन की तबीयत खराब हुई, किसी ने पूछा भी नहीं। तो यही है कि ये बिल्कुल सत्य है कि जब आपके हाथ में कुछ होता है तभी लोग आपको पूछते हैं, उससे पहले आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वेरी ट्रू। दिस इज़ हाउ समटाइम्स वर्ल्ड वर्क्स। यस मैम, यस मैम। बहुत कम लोग हैं जो मुफ़्लिसी में आपका साथ देते हैं, है ना? जी मैम, बिल्कुल कि सही। जब आपको ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हैं और कहीं न कहीं जो भगवान, ईश्वर, पावर जो भी है वो हमारी मदद करती है कहीं न जी कहीं। मैम। ये तो है मैम और साथ में मैम कई बार आपके अपने उतना आपका साथ नहीं देते जितना आपके आस-पास के लोग आपका साथ दे देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे बहुत सारे मैं बोलूँगी इंस्टीट्यूट्स रहे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है और अभी भी जहाँ सर्वो कॉर्नर में रह रही हूँ, वो लोग भी मुझे फ्री रहने की जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो और इंटरव्यू के टाइम पे जब मैं इतनी बीमार थी तब, तो ऐसे ही बहुत सारे अपने आपके बन जाते हैं इस जर्नी में, जो शायद आपका साथ दे देते ये हैं साथ देते हैं। मगर और हमारी जनरली सफलता अपने की नहीं। बड़ी इनसे अच्छे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जी मैम। उनकी उनकी ईंटों से वो शायद नींव रखी जाती जी है मैम, जी जो मैम। सक्सेस की होती है। वेरी ट्रू। ये बताइए कि जैसे अक्सर अब तो लोग बड़ा अलग नज़र से देखते होंगे, तो एम्पावर्ड फील होता है बनने के बाद? मैम बहुत एम्पावर्ड फ़ील होता है और इन इन नॉट इन द सेंस ऑफ एरोगेंस बट कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है कि अब अगर लोग इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं आपको, तो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शायद जो लोग इस फ़ील्ड में नहीं आ पा रहे हैं, उनकी मुश्किलात हो रही हैं, तो किसी तरीके से उनकी मदद हो सके। तो अभी तो फ़िलहाल वही मैम कोशिश चल रही है। वेरी, वेरी राइट। जी। और पेरेंट्स खुश हैं? पापा बहुत खुश हैं? मैम पापा खुश हैं पर वही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन अभी भी चल रहा है। तो वो खुशी तो उनको होती है बट वो यही बोलते हैं कि बस मैं एक बार देख लूँ मेरी बेटी मुझे कार से लेने आ रही है गवर्नमेंट की। मैं बस वो दिन देख लूँ फिर मेरा काम मतलब अल्लाह ताला अगर चाहता है तो मुझे उठा ले फिर। तो ये बातें सुन के बहुत दुःख होता है। मैं उन्हें बोलते हैं कि पापा अब शायद अच्छे दिन आ जाएँ, अब आप आराम से रहिए। पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अभी क्योंकि ख़राब है तो नहीं हो पाता है मतलब उतना खुशी का इज़हार नहीं हो पाता है। और मम्मी अभी उनके साथ रुकी हुई है। अपनी बहन को मैं अभी लेकर आई हूँ क्योंकि वो बचपन से कभी बाहर गई नहीं है घूमने के लिए। तो मैं अभी उसे दिल्ली घुमाने के लिए लेकर आई हूँ कि चलो अब मैं तुम्हें दिल्ली घुमाती हूँ और वो भी वो बहुत खुश है अब फाइनली। एक्सपायर हो गए सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रही हैं क्या? मैम उसका तो नहीं है इरादा सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने का क्योंकि उतना एक्सपोज़र और नहीं मिला उसको। लेकिन ये है कि उसको इंग्लिश लिटरेचर में कुछ आगे करने का बहुत शौक है, तो वो उसी दिशा में कुछ करेगी। पर अभी तो ये है कि अभी उसे खुशी का एहसास हो रहा है इतने सालों के बाद। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे फ़ील होता है जब-जब मैं उसे खुश फ़ील करवाती हूँ। मुझे अभी भी याद है वो एसी की ट्रेन में पहली बार बैठी। तो वो बहुत खुश थी उस दिन कि अरे, अरे! बड़ा मज़ा आ रहा है। जूही बहुत मज़ा आ रहा है इसमें तो, फ़ील भी नहीं हो रहा है कि ट्रेन इतनी तेज़ चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पहली बार हो रही है और वो बहुत खुश है। बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद है ना एक एक ये वाली जो सैटिस्फैक्शन है
ये किसी और चीज़ से नहीं आती कि नहीं, जब आप नहीं। अपनी फैमिली को एक प्राइड या प्राउड फ़ील करवाओ और वो सारे एक्सपीरियंसेस शायद उनको दो, जो हम लोग सपना लेते हैं। अक्सर हम लोग वही सपना लेते हैं कि अगर मेरे पास कभी बड़ी गाड़ी होगी तो मैं अपने पता है खुद घूमे नहीं घूमे, पेरेंट्स को ज़रूर जी लेके मैम, जाएँगे, जी मैम। है ना? वो सपने हमारे लिए बड़े कीमती हो जाते हैं। मैम बहुत छोटे-छोटे सपने होते हैं कि हाँ, मम्मी को यहाँ घुमा के ले आए या बहन को घुमाने ले जाए, पापा को ले जाए और अच्छा-अच्छा खाना खिलाए, अच्छा-अच्छा खाना बड़े-बड़े खिलाए। होटल्स में खिलाए और उनके हाँ, फ़ोटोज़ वग़ैरह लें। तो हाँ। अभी तो ख़ैर बहन को ही ला पाई हूँ मैं, इंशाल्लाह पापा को भी, मम्मी को भी किसी दिन बाहर घुमा पाऊँ अगर तो अच्छा, अगर उनकी हाँ, हेल्थ लेके ठीक रहे जाना। तो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम वही है, हेल्थ उन लोगों की ठीक नहीं रहती है, तो घर से बाहर लाना उन लोगों को बहुत मुश्किल है। हाँ, वो आप पता है अब जैसे जब कहते हैं ना कभी जब अच्छे दिन आने स्टार्ट होते हैं तो फिर आते ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ना आप ज़रूर एक दिन उनको बहुत अच्छे से घुमा पाएँगे। जी मैम, अब बस यही है कि एक दिन उन्हें घर से बाहर लाऊँ और थोड़ा दिखाऊँ बाहरी दुनिया भी। सरकारी रैन मिलेगा, अभी सरकारी गाड़ी मिलेगी, आप आराम से खूब खूब एन्जॉय करेंगे। वो तो मैम पता नहीं क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हम सरकारी चीज़ों को सिर्फ़ सरकारी कार्यों के लिए ही इस्तेमाल करें। आप अपने लिए तो यूज़ करोगे ही, अपने जी, जी ऑफ़िस तो मैम। जाओगे ही। हाँ मैम, लेकिन ये है कि अब थोड़ा इतना कहीं न कहीं एबिलिटी आ गई है कि वो लोग बाहर थोड़ा प्राउड से जा जा सकें। पाएँगे, जी, हाँ, वो जा पाएँगे, जी। बिल्कुल। और अपना अर्न करने की बात एकदम ही अलग जी, होती जी है। मैम। जी, जी मैम। वाह! सही बात है। अच्छा और एनी स्ट्रैटेजी चेंज दैट यू हैड बिकॉज़ ऑफ आपका जैसे पहले 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो कुछ आपने स्ट्रैटेजी चेंज करी या फिर वैसे ही मतलब अपने आप से? मैम सीसैट एक बहुत बड़ा हर्डल था। मैथ्स मुझसे नहीं हो पाता था इतने अच्छे तरीके से, तो मैंने मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी अपने 4th अटेम्प्ट में और साथ में पेपर्स भी बहुत ज़्यादा लगाए थे। प्रीवियस ईयर एनालिसिस वगैरह किया था, तो प्रीलिम्स फिर हो गया और क्योंकि लंबी जर्नी हो गई थी, तो मेंस की प्रिपरेशन तो चल ही रही थी पहले पहले से। से ही जी, आपकी जी। चाहिए हुई थी, बस प्रीलिम्स ही एक अटका हुआ जी, जी मैम, वो बड़ा बड़ा था। मुश्किल था। तस्कीन चैलेंजेस तो आपके बहुत सारे आए, लेकिन जो ये लास्ट फ़ेज़ होता है जब हमारी तैयारी का ख़ास करके 4th अटेम्प्ट तक पहुँचना, तो उस वक़्त तक क्या-क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि सबसे बड़े आ चुके थे आपकी लाइफ़ में? तो मैम ये लास्ट अटेम्प्ट जो था मेरा, जो अभी मैंने दिया है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। क्योंकि इससे पहले मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था और जब मेरा प्रीलिम्स होने वाला था, उसी दौरान मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो उनको हॉस्पिटल में हम लोगों को भर्ती कराना पड़ा। मेरी मम्मी ऑलरेडी ब्लड क्लॉट वगैरह का उन्हें इश्यू है, तो वो ज़्यादा ओवरवेट की वज़ह से ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। तो इस वज़ह से ज़िम्मेदारी अब मेरे कंधों पे आ गई थी कि अब मुझे देखना है घर। तो प्रीलिम्स तो क्वालीफाई हो गया पर फिर वो मेरिट के चक्कर लगाना और आके दोबारा से टेस्ट लिखना दिल्ली में, तो वो बहुत मुश्किल फ़ेज़ था मेरी ज़िंदगी का। और उसी समय पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ गई थी। बहुत डिप्रेशन होता था, बहुत रोना आता था, खाना नहीं खाया जाता था, वेट कम हो गया था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे, मेंस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर पापा को एक दिन हॉस्पिटल में जाके मैंने बताया कि पापा यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट आने वाला है मेरा, उसका इंटरव्यू मैंने दिया था। तो पापा ने बोला बेटा हो जाएगा? तो मैंने बोला था पापा इस बार तो शायद हो जाएगा, पेपर अच्छा गया है। पर जब रिज़ल्ट आया तो यूपी पीसीएस भी नहीं हुआ। सारी उम्मीदें टूट गई थी हमारी। तो एक जो सपना था कि शायद घर को कभी ज़िम्मेदारी घर की निभा पाऊँ, वो पूरा नहीं ल हो पाएगा अपने लग रहा। फिर आगे काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रेस में हो गई थी। इंटरव्यू कॉल जब आया तब भी मेरा वही फेज़ चल रहा था, बट मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सँभालूँगी। पर 24 जनवरी की रात मुझे आज तक याद है और मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं या हम लोग रो रहे होते हैं तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई एक भी हमसे कोई अच्छी बात बोल दे। पर एक बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स हमें सोसाइटी से देखने को मिलता है उससे। वो रात मुझे याद है जब मैं बहुत सारे फ़ोन्स कर रही थी कि कोई मुझसे बात कर ले। फिर अपने घर पे फ़ोन लगाया तो घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मुझे लगा घर पे कुछ हो तो नहीं गया। उस रात तबीयत ऑलरेडी खराब चल रही यस थी। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैंने रोना शुरू कर दिया। पूरी रात मैं रो रही थी। लोग एक पल के लिए भी मुझे कुछ पूछने के लिए नहीं आए कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या नहीं। रोते-रोते मैं सो गई। मुझे अभी भी याद है मेरी रूममेट वो आई, उसने पूछा और वो चली गई। फिर अगले दिन क्या होता है कि मुझे प कॉल आता है फाउंडेशन से और बोलते हैं कि हमें आपसे मिलना है।
फिर वो मुझे बताते हैं कि आपकी कंप्लेन हुई है कि आपकी वजह से लड़कियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं यहाँ पे, और उन्होंने हमें वार्न किया है कि उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा अगर आप यहाँ पे रहेंगी तो। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि एक तो इंटरव्यू करीब है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, हालत इतनी खराब है, रहने को जगह नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, कहाँ जाऊँ? तो वो एक सिचुएशन थी जब मुझे लगा कि शायद ये दुनिया बहुत क्रूअल है। आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हो, लेकिन लोग आपको सिर्फ पीछे खींचना जानते हैं। लोग आपसे सिर्फ ये बदला लेते हैं कि इसको मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि ये कॉम्पिटिशन हट जाए और मैं इसकी जगह पे चला जाऊँ। और कभी भी वो जो सपोर्ट आपको चाहिए होता है उस स्ट्रेंथ के टाइम, वो आपको नहीं मिलता है। तो उस रात को फिर जद्दोजहद में मुझे नंबर मिलता है सर्वोकॉन का। वहाँ पे मैंने फ़ोन किया और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनको कि उन्होंने मुझे उसी रात रहने की जगह प्रोवाइड करवाई, और शायद अगर मैं वहाँ नहीं होती और ये सब कुछ फैसिलिटीज़ मुझे फ्री में नहीं मिली होती सर्वोकॉन में, तो मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाता अच्छे से। क्योंकि मैम आपको भी पता है कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस इंसान नहीं सह पाता है इस प्रिपरेशन में। नहीं, फाइनेंसेस की आप कितनी भी वो कर लो, लेकिन हर स्टेज पे ज़रूरत पड़ती ही है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। खाना-पीना, दवाइयाँ, रहना, यहाँ तो रहना भी इतना एक्सपेंसिव और मुश्किल है। यस मैम। यही है कि मैं एक रिक्वेस्ट कहीं न कहीं लोगों से करना चाहती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, कि अगर आप अपने आस-पास किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, आपको नहीं पता है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, मगर आप शायद उससे अगर 5-10 मिनट अच्छे से बात भी कर लेंगे ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। सुन ले सिर्फ, किसी की दिल की 2 बात सुन लें, किसी की दिल की अपनी 2 दिल की बात कह दें। ये इंसानियत की पहचान है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। और अक्सर स्ट्रगलिंग समय जो होता है हमारा, और जो ये पढ़ाई का, राजेंद्र नगर में रहने का समय जो होता है, उस समय ना अकेलापन बहुत हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाते, क्योंकि लगता है समय बर्बाद होगा। और लेकिन ये एग्ज़ाम अपने आप में इतना स्ट्रेस भरा, टेंशन भरा है ना, हर वक़्त एक अनसर्टेनिटी रहती है, तो डेफ़िनिटली इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि इसको ना बड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके से बनाया जाए। ये जो डार्कनेस अ, इस पूरे माहौल के साथ जोड़ दी है, वो उसको वो कम किया जाए। और मतलब पता है, मेरा ये जो इनिशिएटिव लाने का कारण भी यही था, जो मैंने तथास्तु स्टार्ट किया, यही सोचते हुए कि जो 1000 बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनकी कहानी अलग है। लेकिन जो 5,99,000 बच्चा हर साल नहीं सेलेक्ट होता, उस बच्चे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, उसके हाथ में उसने पढ़ाई करी, कुछ डिग्री होनी चाहिए ना। और सेलेक्टेड है, खैर डिग्री तो उसके भी काम आएगी, लेकिन उसके पास आगे की नौकरियों के कुछ चांसेस तो बने, कि वो कहीं और जाए और कहे कि चलो भई मैंने ये डिग्री करी है, मुझे नौकरी मिल जाए। आई थिंक क्योंकि गैप ईयर्स एक्सप्लेन करना ना इंटरव्यू में कर सकते हैं, ना कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तब कर सकते हैं। और आपकी एकेडमिक्स चलती रहनी चाहिए ना, क्यों रुके? आपको स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, है ना? ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएँगी। नहीं, डेफ़िनिटली ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम चाहे कितने भी स्ट्रेस में हो, स्ट्रगल में हो, लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं भूलनी चाहिए। This was such a lovely talk with you, Tasneem, and very congratulations. And we will like to honor you in a sense that many girls will be inspired by you. Many girls. मैम थैंक यू सो मच। Thank you so much.